हम सब जानते हैं कि हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है, यहां तक कि जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि अगर हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे तो हम मर जाएंगे। इसी वजह से मेडिकल साइंस में एक टर्म यूज होता है जिससे आप भी फैमिलियर होंगे, ब्रेन डेड। मेडिकल साइंस में तब तक किसी को मरा हुआ नहीं माना जाता जब तक इंसान का ब्रेन फंक्शनिंग या वर्किंग कंडीशन में रहता है, यानी कोमा में रहते हुए भी जब हमारा शरीर काम नहीं करता है तो दिमाग ही जिंदा रहता है। ह्यूमन बॉडी का सबसे क्रिटिकल पार्ट ब्रेन ही होता है। आदि मानव से लेकर आज के मॉडर्न डे सिविलाइजेशन तक और पहली बार आग जलाने से लेकर सुपर कंप्यूटर्स बनाने तक की जर्नी हमने हमारे दिमाग के दम पर ही तय की है। अब यही इंसानी दिमाग इतना कैपेबल हो चुका है कि वो लैब में दिमाग बनाने की सोच रहा है। जी हां, सही सुना आपने। और दुनिया भर के साइंटिस्ट इस रिसर्च में बहुत आगे निकल चुके हैं। इसे वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोलॉजिकली डिटेल्ड डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन कहा जा रहा है। हमेशा की तरह इसका एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर ही किया जा रहा है, इसीलिए चूहे के ब्रेन का डिजिटल रिकंस्ट्रक्शंस एंड सिमुलेशन करने की कोशिशें चल रही है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट, बायोलॉजिकल रिसर्चर्स और कुछ हटके देखने, पढ़ने और सुनने वालों में ये एक्सपेरिमेंट ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के नाम से फेमस है। तो आज की ये डॉक्यूमेंट्री इसी सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कवर करेगी। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, किन लोगों को इसका ख्याल आया और वो कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पर इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों। पर सबसे पहले आज की इस डॉक्यूमेंट्री को आगे बढ़ाते हैं इस थॉट को समझते हुए कि आखिर साइंटिस्ट्स दिमाग को क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। दरअसल इंसानी दिमाग को समझना इसीलिए एक विटल फैक्टर है, क्योंकि ना सिर्फ इससे दिमाग का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म समझने में आसानी होगी और हमारे थॉट्स एंड इमोशंस कहां से आते हैं जिनकी वजह से हम इंसान कहलाते हैं, बल्कि ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट से न्यू एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जाएगा। पर यह काम सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की समझ बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। इनफैक्ट ह्यूमन ब्रेन के बारे में जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, उतना ही ब्रेन से जुड़ी बीमारियों को डायग्नोज करने और उन्हें ट्रीट करने में मदद मिलेगी। ह्यूमन ब्रेन के मुकाबले चूहे का ब्रेन बहुत छोटा होता है और इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसे मेजर करके उसके सारे एनाटॉमिकल फीचर्स को जान पाना पॉसिबल नहीं हुआ है और ना ही साइकोलॉजिकल इंटरैक्शंस को समझा जा सका है। ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसकी साइकोलॉजी एक जटिल बायोलॉजिकल दिक्कत है जिसका पता लगा पाना एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स के जरिए ही संभव है। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट चूहे के दिमाग के इन्हीं जटिल प्रोसेस और इनके इंटरडिपेंडेंसीज का डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश है। अब तक जो डेटा अवेलेबल है उससे एक बेहतर रिकंस्ट्रक्शन इसमें की जाएगी जो एक इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर देगा। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट दिमाग की कैपेसिटी नापने का एक जरिया भी है। सिमुलेशंस यानी किसी चीज को दोबारा बनाने की कोशिश या पुनः निर्माण हमारे रिकंस्ट्रक्शंस को एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसे लेकर जो भी पिछले लैब एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनमें बिना कोई बदलाव किए और रिकंस्ट्रक्शन के पैरामीटर्स को बिना छेड़े हुए हैं। डिजिटल रिकंस्ट्रक्शंस हमेशा एक रिफाइंड और एक्सपेंडेड वर्जन होता है। यह एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है जो न्यूरोसाइंस रिसर्च के नजरिए से बहुत वैल्यूएबल होता है, जिससे किसी चीज की डीप इंफॉर्मेशन मिलती है और ऐसी जानकारी हासिल करने का अभी तक कोई और कारगर तरीका नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट एक स्विस ब्रेन रिसर्च इनिशिएटिव है जिसके फाउंडर और डायरेक्टर हैं प्रोफेसर हेनरी मार्क्रम। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे स्वीडिश में इकोल पॉलीटेक्निक फेडरल डी लुज़ैन कहते हैं, ये स्विट्जरलैंड के लुज़ैन में है। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 2 ब्रांचेस में से EPFL एक है जिसका मोटिव है एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन। आगे इस प्रोजेक्ट के गोल यानी मेन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे।
उससे पहले ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के फाउंडर और डायरेक्टर प्रोफेसर हेनरी मार्क्रम के बारे में जान लेते हैं। हेनरी जॉन मार्क्रम साउथ अफ्रीकन बोर्न एक इजरायली न्यूरोसाइंटिस्ट और प्रोफेसर है जो इकोल पॉलिटेक्निक फेडरल डी लोज़ैन स्विट्जरलैंड में ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और फाउंडर है द ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट के। यूनिवर्सिटी ऑफ केपटाउन से बीएससी करने के बाद उन्होंने वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पीएचडी की पढ़ाई पूरी की और न्यूरोसाइंटिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू किया। इन्हें पॉपुलैरिटी मिली ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट और ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के अल्टीमेट गोल की। इस प्रोजेक्ट में एक आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे बायोलॉजिकल एल्गोरिदम्स, साइंटिफिक प्रोसेस और सभी जरूरी सॉफ्टवेयर डेवलप करने पर काम किया जा रहा है ताकि डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन से दिमाग की नकल की जा सके और ये दिमाग न्यूरोसाइंस के सभी प्रिंसिपल्स पर खरा उतरेगा। ये दिमाग रोडेंट एनिमल्स का होगा, जैसे चूहा, गिलहरी जैसे जानवर जिनका दिमाग बहुत छोटा होता है। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के केस में चूहे का दिमाग डेवलप करने की कोशिश हो रही है। इसमें जिस अप्रोच को अपनाया गया है वो है साइमुलेशन न्यूरोसाइंस। इस प्रोसेस का यह फायदा है कि इसमें ब्रेन की कैपेबिलिटी को पार्शियली आंकी जा सकती है पर पूरी तरह से नहीं। इंसानी दिमाग के बदले चूहे का दिमाग बनाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में बहुत से कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं, जैसे 20,000 जीन्स, 1 लाख से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स, एक सिंगल सेल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लगभग 1 लाख करोड़ न्यूरॉन्स, 1000 ट्रिलियन से ज्यादा साइनाप्सिस भी होते हैं। साइनाप्सिस यानी न्यूरॉन्स के बीच के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिनसे इंफॉर्मेशन एक से दूसरे न्यूरॉन में जाती है। इसके अलावा 800 से ज्यादा ब्रेन रीजन्स होते हैं एक इंसानी दिमाग में और इनके बीच होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। ऊपर से इंडिविजुअल्स, जेंडर्स और एज के हिसाब से हर ह्यूमन ब्रेन अलग होता है। कोशिश यह है कि 2024 आते आते ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट चूहे के दिमाग के सेल्यूलर लेवल मॉडल तक पहुंच जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो न्यूरॉन्स वाला एक ऐसा डिजिटल मॉडल जिसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स, 1000 से ज्यादा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर वाला मॉर्फोलॉजिकल डिटेल बनाने की तैयारी चल रही है। साथ ही इस मॉडल में साइनाप्सिस भी डेवलप करने पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहा है। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत मई 2005 में हुई थी। अब क्या आपके मन में बहुत से सवाल नहीं उठ रहे हैं कि भला इंसानी ना सही पर चूहे के छोटे दिमाग को रेप्लिकेट करना क्या पॉसिबल है? और ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है साइमुलेशन न्यूरोसाइंस, इसका कोई प्रूफ है भी या नहीं? तो इस पर EPFL की वेबसाइट पर कुछ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन मिले। एक्चुअली साल 2015 में ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पर पहुंचा जब डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नियोकॉर्टिकल माइक्रोसर्किटरी का पहला ड्राफ्ट पब्लिश हुआ। इस स्टडी में यह कहा गया कि एक्सपेरिमेंट्स के जरिए नियोकॉर्टिकल टिश्यूज के हिस्सों को डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इस ड्राफ्ट में मेंशन किया गया है कि अगर ब्रेन बायोलॉजी को क्लोजली कॉपी किया जाएगा तो डिजिटल ब्रेन के टिश्यूज नेचुरली बिहेव करेंगे जैसा कि रियल ब्रेन टिश्यूज बिहेव करते हैं। तो इस डिजिटल टिश्यू को ठीक उसी तरह स्टडी किया जा सकता है जैसा कि एक्चुअल ब्रेन टिश्यू की स्टडी की जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से इससे भी बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर सिलिको एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं। सिलिको एक्सपेरिमेंट्स में बायोलॉजिकल डेटा और मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन के कॉम्बिनेशन से बायोलॉजिकल मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। द ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है हेनरी मार्क्रम, वो मानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने के पीछे उन्होंने 3 जरूरी बातें अपने टेड टॉक में बताई थी। नंबर 1, वो मानते हैं कि अगर सोसाइटी में इवोल्यूशन चाहिए तो ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करना बहुत जरूरी है। दूसरा ये
कि हमेशा एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके हम वो रिजल्ट्स नहीं हासिल कर सकते जिससे इंसानी दिमाग को समझा जा सके। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल है वो एक वर्किंग मॉडल के तौर पर अवेलेबल होना चाहिए जो एक आर्काइव की तरह काम करेगा। और तीसरी जो वजह है वो मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई है, क्योंकि दुनिया भर में 2 बिलियन लोग मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं और मेंटल डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर दवाइयां एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल है, मतलब अनुभव के लिहाज से बनाई गई है। इसीलिए अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी को गहराई से समझा जा सके तो मेंटल डिसऑर्डर्स की सही ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हेनरी मार्करम ये भी मानते हैं कि दिमाग चाहे जानवर का हो या इंसान का, ये यूनिवर्स का दिया हुआ एक तरह का फाइनल प्रोडक्ट है। इसे विकसित होने में 11 बिलियन साल लगे हैं। इसका इवोल्यूशन इतना सक्सेसफुल रहा है कि चूहे के दिमाग से लेकर इंसानी दिमाग तक ये न्यूरॉन्स के हजारों फोल्ड्स तक का डेवलपमेंट है, जो इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन स्ट्रक्चर बन गया है। और इसका इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है, यानी इंसानी दिमाग हर गुजरते समय के साथ ज्यादा जटिल और कैपेबल बनता जा रहा है। दिमाग का सबसे इफेक्टिव पार्ट होता है नियोकॉर्टेक्स, जो हायर ऑर्डर ऑफ ब्रेन फंक्शन है। ये अभी भी बहुत तेजी के साथ विकसित हो रहा है। इसे सुपर कंप्यूटर कहने की एक बड़ी वजह ये भी है कि नियोकॉर्टेक्स के सरफेस का स्ट्रक्चर देखने पर लगता है कि इसके मॉड्यूल्स आज के जनरेशन 5 कंप्यूटर की तरह ही है। ये मॉड्यूल्स खुद की डुप्लीकेट कॉपी बनाते रहते हैं, इसीलिए ह्यूमन स्कल में इतनी जगह नहीं बची है कि ये खुद को बाहर की तरफ एक्सपेंड कर सके। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन फोल्ड होता जा रहा है। ज्यादा फोल्ड्स यानी ज्यादा कैपेबिलिटी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट करने के बदले ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट में चूहे का ब्रेन डेवलप किया जा रहा है। अब सवाल हमारी रिसर्च टीम के मन में भी आया था कि ह्यूमन ब्रेन को समझने के लिए चूहे का ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। एक्चुअली ब्लू ब्रेन में चूहे जैसे रोडेंट एनिमल्स के ब्रेन से शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि चूहे के दिमाग के बारे में बायोलॉजिकल साइंटिस्ट्स के पास ज्यादा डेटा अवेलेबल है, जो इस प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाता है। रोडेंट एनिमल्स इंसानों की तरह ही मैमल्स यानी स्तनधारी प्राणी होते हैं, इसीलिए मैमल स्पेसिफिक चैलेंजेस को पार करके आसानी से ह्यूमन ब्रेन की नकल बनाई जा सकती है। तभी किसी और एनिमल या लिविंग बीइंग के बदले चूहे का ब्रेन डेवलप करना डिसाइड हुआ। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाली टीम मानती है कि स्मॉलर ब्रेन के साथ शुरुआत करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ह्यूमन ब्रेन की नकल करने के लिए बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स की जरूरत थी। और 2005 में जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब तक फिजिकली उतने कैपेबल कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं थे। इनफैक्ट सुपर कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस और मेमोरी डेवलप करने में भी बहुत से फिजिकल लिमिटेशंस हैं। इसीलिए अभी तक ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है जो ह्यूमन ब्रेन का सिमुलेशन कर सके। 2005 से अब तक 17 से 18 सालों में क्या ये पॉसिबिलिटी डेवलप हुई है कि एक दिन इंसान खुद ही अपने दिमाग को कॉपी कर पाएगा? तो ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट ने इसका जवाब भी दिया है। दरअसल इस प्रोजेक्ट का गोल ह्यूमन ब्रेन को सिमुलेट करना है ही नहीं। अभी इस प्रोजेक्ट की फंडिंग इस बात पर हो रही है कि पहले एक माउस ब्रेन को सिमुलेट किया जाए। इसमें जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे उसके साथ ही आने वाले फ्यूचर में ह्यूमन ब्रेन सिमुलेट करने का रास्ता खुलेगा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में मैसिव फंडिंग और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद से लगभग 17 सालों में 250 साइंटिस्ट की टीम सिर्फ मैप ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पहले ड्राफ्ट तक पहुंच पाई, जिस पर $3 बिलियन खर्च हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर गॉड पार्टिकल बनाने वाले द लार्ज हाइड्रोन कॉलिडर जो प्रोजेक्ट था उसे बनाने में ही 10 साल और लगभग $4.75 बिलियन का खर्च आया था। 11 सालों की कोशिशों और लगभग 4 लाख लोगों के एफर्ट से इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा।
आज के लिहाज से उसका खर्चा लगभग $153 बिलियन आया था। अब अगले 30 सालों में अगर इंसान मंगल पर अपने पैर रखना चाहता है तो लगभग $1 ट्रिलियन या 1 लाख करोड़ रुपयों की लागत आएगी। इसीलिए ब्लू ब्रेन पर अक्सर ही डाउट किया जाता रहा है। साल 2013 से ब्लू ब्रेन के फाउंडर और डायरेक्टर प्रोफेसर हेनरी मार्क्रम को यूरोपियन ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट HBP को लीड करने की जिम्मेदारी मिली। ये एडवांस सिमुलेशन न्यूरोसाइंस प्रोजेक्ट है जो ह्यूमन ब्रेन की कॉपी करने पर फोकस्ड है। ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट में 100 रिसर्चर्स की टीम है और इसकी फंडिंग यूरोपियन कमीशन कर रहा है और इसकी शुरुआत से अब तक इस पर करोड़ों यूरो खर्च होने के बाद 2016 में इसे रिस्ट्रक्चर्ड करके इसके गोल को इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वाइडर न्यूरोसाइंस रिसर्च पर डाल दिया गया। इसीलिए अब तक ह्यूमन ब्रेन सिमुलेशन का कोई प्रोजेक्ट ना शुरू हुआ है और ना ही शुरू करने की प्लानिंग है। अब जब बात ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट की आ ही गई है तो ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंसानी दिमाग को समझने के लिए 10 साल तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट पर इनिशियली 1 अरब पाउंड यानी कि करीब 99 अरब रुपयों की लागत लगने वाली थी। दुनिया भर के 135 इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट्स को इस प्रोजेक्ट के लिए असाइन किया गया, जिनमें ज्यादातर यूरोप से थे। इनका बस एक ही मोटिव था, ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप करना जिससे दिमाग की नकल तैयार की जा सके। साथ ही ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट की टीम को यह भी जिम्मेदारी मिली कि हर साल न्यूरोसाइंस के ऊपर जितने भी रिसर्च पेपर्स निकलते हैं उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने शेयर किया था कि स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ब्लू ब्रेन के फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रोफेसर हेनरी मार्क्रम ने कहा था, ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट पूरी तरह नई कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश थी ताकि सालों से दिमाग के बारे में इंसानों के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसे इकट्ठा करके एक आर्काइव बनाना ताकि ह्यूमन इवोल्यूशन में मदद मिल सके। लेकिन यूरोपियन कमीशन की जबरदस्त फंडिंग के बाद भी ह्यूमन ब्रेन की सिमुलेशन का कोई स्ट्रक्चर बनाना संभव नहीं हुआ, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन पार्ट बनाने के लिए करंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ना काफी निकली। पर अभी भी उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में इंसानों के बनाए हुए सुपर कंप्यूटर ही इतने कैपेबल हो जाएंगे कि एक दिन ह्यूमन ब्रेन की पहली कॉपी का ढांचा तैयार हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट जैसा एक सिमिलर प्रोजेक्ट है द स्पिननेकर प्रोजेक्ट। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स एक ऐसा मॉडल बनाने में लगे हुए थे जो ब्रेन फंक्शन का 1% नकल करता। इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले साइंटिस्ट स्टीव फरबेयर ने कहा था कि एक बच्चा भी जन्म लेने के बाद अपनी मां को पहचान लेता है, लेकिन किसी खास व्यक्ति को पहचानने वाला कंप्यूटर बनाना पॉसिबल टास्क लगता तो है पर बहुत मुश्किल भी है। वैज्ञानिकों को लगता है कि ऐसी मिस्ट्रीज को सुलझाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े फायदे मिल सकते हैं। ऐसी मशीन को न्यूरोफॉर्मिक कंप्यूटर कहते हैं जो इंसानी दिमाग की तरह चीजों को सीखता है। उस वक्त प्रोफेसर मार्क्रम ने कहा था कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर से हम ऐसे कंप्यूटर चिप्स बना सकते हैं जिनमें ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो इंसानी दिमाग की नकल कर सके, जैसे कि भीड़ को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी, बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा के बीच अंतर समझ पाने की क्षमता। अब स्पिननेकर यानी स्पीकिंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट के अंदर एक जरूरी कंपोनेंट की तरह यूज किया जा रहा है। 24 सितंबर 2019 को ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट के लिए 8 मिलियन यूरो का ग्रांट दिया गया, जिससे स्पिननेकर के सेकेंड जनरेशन मशीन बनाने में लगाया गया। इसका नाम है स्पिन एंड क्लाउड। इसकी जिम्मेदारी मिली है जर्मनी की TU ड्रेसडन यूनिवर्सिटी को। अब एक और सवाल, ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट का नाम ब्लू क्यों पड़ा? ब्रेन प्रोजेक्ट से तो क्लियर है कि ह्यूमन ब्रेन का सिमुलेशन किया जा रहा है। एक्चुअली 2005 में EPFL और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए आपस में कोलैबोरेट किया।
प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करने के लिए जिस सुपर कंप्यूटर को यूज किया जा रहा है वो है IBM का ब्लू जेन L सुपर कंप्यूटर। ये प्रोजेक्ट का पहला मशीन था जिसमें इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग पावर थी, जो एक चूहे के दिमाग जैसा न्यूरल माइक्रो सर्किटरी नियोकॉर्टिकल कॉलम तैयार कर सकता था। बाद में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आते गए उस लिहाज से इस ब्लू जेन L सुपर कंप्यूटर को अपग्रेड किया गया और ब्लू जेन Q यानी ब्लू ब्रेन 4 भी बनाया गया। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट नाम मिला। करंटली इस प्रोजेक्ट में सुपर कंप्यूटिंग एक्टिविटीज को ह्यूलेट पैकार्ड एंटरप्राइजेस HPE का नेक्स्ट जनरेशन सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, जो स्विस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर लुगानो स्विट्जरलैंड में है। नए सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है ब्लू ब्रेन 5। इसे इस तरह से कस्टमाइज्ड किया गया है कि ये प्रोजेक्ट के हिसाब से बिल्ड, साइमुलेट, विजुअलाइज और ब्रेन टिश्यू को एनालाइज करके उसकी डिजिटल कॉपीज बना सके। ब्लू ब्रेन 5 सुपर कंप्यूटर में HPE SGI 8600 क्लस्टर सिस्टम with 327 nodes, 0.8 petaflops, 64 terabytes aggregated bandwidth, 100 Gbps EDR InfiniBand interconnect, 2.3 TB high-speed DRAM, 96 TB DDR4 DRAM, 160 TB SSD लगा हुआ है। हाल ही में इसमें फास्ट 2 का अपग्रेडेशन किया गया है और इसकी कैपेसिटी 880 नोड्स तक बढ़ा दी गई है। नोड्स का मतलब होता है एक या उससे ज्यादा CPUs का एक साथ आना, जिनकी अपनी मेमोरी भी होती है। एक CPU का एक नोड होता है, यानी 880 नोड्स का मतलब हुआ 880 CPUs का एक साथ काम करना। इसे पैरेलल कंप्यूटिंग भी कहते हैं। इस कंप्यूटर की कैलकुलेशन कैपेसिटी है 0.8 पेटाफ्लॉप्स और एक पेटाफ्लॉप्स कैपेसिटी वाला सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में 1 क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कैलकुलेट कर सकता है। अगर यही परफॉर्मेंस हम इंसान एक कैलकुलेशन पर सेकंड करें तो हमें एक पेटाफ्लॉप्स परफॉर्मेंस की बराबरी करने में 3,16,88,765 साल लग जाएंगे। तो ह्यूलेट पैकार्ड एंटरप्राइज के ब्लू ब्रेन 5 सुपर कंप्यूटर से इस प्रोजेक्ट को क्या फायदे मिल रहे हैं, जरा इसे भी करीब से समझ लेते हैं। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट में एक इंडिविजुअल न्यूरॉन की मॉडलिंग में लगभग 20,000 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करने पड़ते हैं और जब एंटायर ब्रेन रीजन्स की मॉडलिंग करनी पड़ेगी तो ब्रेन साइमुलेशन के लिए अंदाजन 100 बिलियन इक्वेशंस हर बार सॉल्व करने पड़ेंगे। सिर्फ साइमुलेशन ही इकलौता सुपर कंप्यूटिंग टास्क नहीं है। इसके अलावा एक ब्रेन को डिजिटली बिल्ड करना भी सुपर कंप्यूटर्स के लिए एक मेजर चैलेंज है। एक एग्जांपल से समझिए कि ब्रेन का एक हिस्सा एक पिन हेड जितना होता है और उसमें भी बिलियन पॉइंट्स होते हैं जहां न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। साइंटिस्ट्स उस टच पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं और बायोलॉजिकल रूल्स अप्लाई करके ये देखना चाहते हैं कि न्यूरॉन्स के साइनेप्सिस आपस में काम कर रहे हैं या नहीं। इस तरह के बिलियन टच पॉइंट्स के साथ कैलकुलेशंस करने में 2005 में 2 हफ्तों का वक्त लग गया था, पर आज ट्रिलियंस टच पॉइंट्स के साथ कैलकुलेशन करने में लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कैपेबल है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में विजुअलाइजेशन और एनालिसिस के लिए भी अलग तरह के सुपर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है और ब्लू ब्रेन 5 के साथ HPE ने एक हेटेरोजीनियस कंप्यूटर आर्किटेक्चर दिया है जो अलग अलग वर्कलोड के हिसाब से परफॉर्म कर सकता है। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट और द ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट सुनने के लिहाज से दोनों में काफी सिमिलैरिटी है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए इसे समझते हैं। नंबर 1, ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत एक स्विस फंडेड लार्ज स्केल साइंस इनिशिएटिव के तौर पर हुई थी। वहीं द ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट 100 से ज्यादा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का एक ग्रुप ऑफ कोलैबोरेशन है, जिनमें EPFL ब्लू ब्रेन भी एक ग्रुप है। नंबर 2,
हिस्टोरिकली प्रोफेसर हेनरी मार्करम और स्विस ब्लू ब्रेन टीम दूसरे यूरोपियन ग्रुप्स के साथ मिलकर यूरोपियन कम्युनिटी प्रोजेक्ट का प्रपोजल रखा, जिसे साल 2010 में शुरू किया गया और नाम दिया गया द ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट। HBP प्रोजेक्ट के प्रपोजल में कहा गया कि ये ह्यूमन ब्रेन के रिकंस्ट्रक्शंस और साइमुलेशंस को डेडिकेटेड रहेगा, ताकि न्यू एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज में ह्यूमन ब्रेन जितनी कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज बिल्ड की जा सके। यूरोपियन कमीशन की फंडिंग से HBP का फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जनवरी 2013 में शुरू हुआ और ऑपरेशनल हुआ अक्टूबर 2013 में। BBP ने HBP प्रोजेक्ट को शुरू के 2 साल तक लीड भी किया। फिर 2016 में HBP को रिस्ट्रक्चर्ड किया गया और ब्रेन साइमुलेशन को न्यूरोसाइंस रिसर्च में तब्दील कर दिया गया। तब से ब्लू ब्रेन टीम के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, स्पेशली HBP के न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स, ई-ब्रेन्स, न्यूरो रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग सिस्टम में आपने डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बारे में सुना होगा। ब्लू ब्रेन में इसका भी इस्तेमाल हो रहा है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एक तरह का अप्रोच है जिन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग में वर्क फ्लो को एक्सेलरेट करने के लिए अप्लाई किया जाता है। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट भी अपनी कई सारे एक्टिविटीज में मशीन लर्निंग को यूज करता है, जैसे टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग और न्यूरॉन्स के क्लासिफिकेशन में। हालांकि ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट में जिन बायोफिजिकल मॉडल्स ऑफ ब्रेन टिश्यू को इस्तेमाल किया जा रहा है वो मशीन लर्निंग के डीप नेटवर्क जितना काम तो नहीं करता, पर यह बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और बायोलॉजिकली एक्यूरेट भी। तो अब तक इस प्रोजेक्ट में जितना भी रिसर्च वर्क हुआ है, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर इस सोच में पड़े हैं तो आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के 3 नेक्स्ट स्टेप होने जा रहे हैं। साइंस के नजरिए से चूहे के दिमाग के ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल रीजन्स डेवलप करने का टारगेट रखा गया है और 2024 तक एक कंप्लीट माउस ब्रेन बनाने का टारगेट है। ट्रांसलेशन रिसर्च जैसे कि भविष्य में लगने वाली जरूरतों को एक्सेलरेट करना और कोविड-19 पेंडेमिक जैसे सिचुएशंस में टूल्स एंड रिसर्च के जरिए कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन देना और साइंटिफिक कम्युनिटी को ब्लू ब्रेन पोर्टल के जरिए कलेक्टेड डेटा, डेवलप किए गए मॉडल्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन टूल्स देना ताकि इस टेक्नोलॉजी का विस्तार हो सके। ब्लू ब्रेन दिमाग के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के जरिए ब्रेन रिकंस्ट्रक्शन और साइमुलेशन में जॉइंट एफर्ट्स करने को भी मोटिवेट कर रहा है। अब ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के कुछ ऐसे हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं जो पिछले कुछ सालों के मेजर अचीवमेंट्स रहे हैं। 2017 में साइंटिस्ट्स की एक टीम ने ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट को यूज करते हुए एक तरह का सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप किया जो इससे पहले न्यूरोसाइंस के फील्ड में कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। टीम ने कहा कि दिमाग मल्टी डायमेंशनल जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स और स्पेस का एक यूनिवर्स है जो एक नेटवर्क की तरह आपस में काम करता है। यह रिसर्च पेपर कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस नाम से फ्रंटियर्स में पब्लिश्ड हुआ था और दिमाग को समझने के लिहाज से एक जरूरी रिसर्च पेपर था। इसे अब तक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। अगर साल 2018 की बात करें तो जैसे गूगल अर्थ पर एकदम हैंड ड्रॉन मैप्स दिखते हैं, द ब्लू ब्रेन सेल एटलस आपको माउस ब्रेन का हर हिस्सा सेल बाय सेल देखना पॉसिबल बनाता है। इस डेटा को फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है ताकि फर्दर एनालिसिस एंड मॉडलिंग की जा सके। माउस ब्रेन के हर सेल का पहला डिजिटल 3D मॉडल जो न्यूरोसाइंटिस्ट्स को ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पहले अवेलेबल नहीं थे। इस 3D मॉडल में माउस ब्रेन के 737 ब्रेन रीजन्स को विजुअलाइज करने देता है, जिससे ब्रेन साइंस की तरक्की में जबरदस्त सफलता मानी जा रही है। साल 2019 में प्रोजेक्ट के रिसर्चर्स ने 2 हाई प्रोफाइल लार्ज स्केल डेटा सेट्स को कंबाइन किया और एकदम से कुछ नया लेकर आए थे, जो था माउस ब्रेन के
नियोकॉर्टेक्स के न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्टिविटी रूल्स का फर्स्ट ड्राफ्ट मॉडल। इस रूल पर बेस करके साइंटिस्ट्स की टीम ने यह स्टैटिस्टिक्स जनरेट करने में सक्षम हुई कि 10 मिलियन न्यूरॉन्स और 88 बिलियन साइनाप्टिक कनेक्शंस कैसे आपस में कनेक्टेड रहते हुए न्यूरल सर्किट्स तैयार करते हैं। साल 2019 में ही रिसर्चर्स की टीम ने यह भी पता लगाया कि जबरदस्त नॉइज और कियोस के बीच दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। यह एक बरसों पुराना सवाल था जिसका जवाब इस प्रोजेक्ट में मिला, जिसके लिए एडवांस्ड सिमुलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया और ये इन्वेस्टिगेट किया गया कि न्यूरॉन्स आपस में बात कैसे करते हैं। नेचर कम्युनिकेशंस में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें छपा था कि एक टीम की तरह काम करते हुए कॉर्टिकल न्यूरॉन्स शोर शराबे और नॉइज के बीच बहुत वीक इनपुट्स पर भी रिस्पॉन्ड करने में सक्षम होते हैं। इसी वजह से दिमाग को ऑर्डर फ्लो करने में आसानी होती है। साल 2020 में जब कोविड-19 पीक पर था और इसके कई सारे वेव्स आ रहे थे, तब EPFL के ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के पास जो भी अवेलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्स था उसे एक्सपर्ट्स की देखरेख में नई तरह की डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी बनाने में लगाया गया। फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स यानी FIND के साथ एक जॉइंट कोलैबोरेशन करके डायग्नोस्टिक के नए सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए। फाइंड एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में काम करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो कोविड-19 का डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ही एक ऐसा तरीका है जो SARS-CoV-2 को समझने में मदद कर सकता था। SARS-CoV-2 ही कोविड-19 की वजह था। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 की एपिडेमियोलॉजी, केस मैनेजमेंट, इसका विस्तार और ट्रांसमिशन कंट्रोल करने में मदद मिली। इसी ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट ने जुलाई 2021 में दुनिया को कोविड-19 के बारे में एक बहुत ही विटल इंफॉर्मेशन दी। सवाल था, क्यों कुछ लोग कोविड-19 से बीमार हो रहे हैं? जान जा रही थी और कुछ लोग अनअफेक्टेड रह गए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए EPFL ने अपने ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के पावरफुल ब्रेन सिमुलेशन टेक्नोलॉजी और सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपर्ट्स को काम पर लगाया था। प्रोजेक्ट से जुड़े साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने एक AI टूल बनाया जिसने हजारों साइंटिफिक पेपर्स को पढ़ा और उनसे इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का एक मशीन जनरेटेड व्यू दिया, जिससे पता चला कि ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज लेवल वाले लोगों पर कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था A machine generated view of the role of blood glucose levels in the severity of COVID-19। अप्रैल 2022 में EPFL ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट को 3D न्यूरॉन्स बनाने में भी कामयाबी मिली है और ये पॉसिबल होगा मैथमेटिक्स से। अब साइंटिस्ट्स इस बात को लेकर उम्मीद कर रहे हैं कि वो डिजिटल ट्विन्स ऑफ ब्रेन बनाने के बेहद करीब हैं। अगर आपने एल्जेब्रिक टोपोलॉजी, जो मैथ का ही एक फील्ड है, इसके बारे में सुना है, तो इसकी मदद से ब्लू ब्रेन की टीम ने एक ऐसा एल्गोरिदम तैयार किया है, टोपोलॉजिकल न्यूरोनल सिंथेसिस TNS, जो लार्ज नंबर्स ऑफ यूनिक सेल्स बना सकता है। इस एल्गोरिदम से मिलियंस ऑफ यूनिक न्यूरोनल मॉर्फोलॉजीज बनाए जाएंगे। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट पर अब तक जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसका इंफॉर्मेशन, टूल्स, रिसर्च पेपर्स, सॉफ्टवेयर, लगभग सब कुछ एक ओपन सोर्स की तरह रखा गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेनरी मार्क्रम कहते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन अगर चाहे तो प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। एक ब्रेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर किसी के पास ज्यादा बेहतर सोल्यूशन है तो वो प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। ये एक तरह का ऐसा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसमें हजारों साइंटिस्ट जुड़कर एक साथ काम कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि दिमाग में अरबों खरबों न्यूरॉन्स होते हैं।
जो ये हर इंसान और मैमल्स में अलग अलग होते हैं। इनकी संख्या कम और ज्यादा भी हो सकती है। इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। ब्रेन के साइनेप्सिस की पोजीशन अलग होती है। इसीलिए प्रोजेक्ट रिसर्च में पैसा और वक्त दोनों ही बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अभी भी साइंटिस्ट की टीम के लिए यह कहना मुश्किल है कि यह प्रोजेक्ट ब्रेन की कॉपी करके एक फाइनल प्रोडक्ट दे ही देगा जिसकी फंक्शनिंग एक्चुअल ब्रेन जैसी होगी। लेकिन किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि हर आउटपुट और रिजल्ट एक सोच का आउटकम ही होता है। कभी चांद पर पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन था और आज हमारी पहुंच मंगल तक हो गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप से आज हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर देख सकते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन की सभी अचीवमेंट्स सालों की मेहनत का नतीजा है। किसी ने शुरुआत की और बाकी लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हर चीज को बेहतर बनाने में। आज हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इसीलिए है क्योंकि इसे इवॉल्व होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं और दिमाग को समझने की मॉडर्न साइंस की कोशिश 20th सेंचुरी से शुरू हुई है। तो लाखों लोगों के इवोल्यूशन को रेप्लिकेट करने में वक्त तो लगेगा ही। तो उम्मीद करते हैं कि ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के बारे में हमारी ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझने के लिहाज से। थैंक यू अपना टाइम प्रोडक्टिव चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए। ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।